सबको मेरा नमस्ते। केमिस्ट्री के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इस चैनल के बारे में। इस चैनल के ऊपर जितने भी कंटेंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और उससे रिलेटेड जितने भी इंटरव्यूज़ हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किए जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी चैप्टर का दो एस्पेक्ट है, एक है उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और दूसरा है उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफ़ी फंडामेंटल नेचर के होते हैं। तो अगर हमें चैप्टर के डेवलपमेंट के बारे में पता हो तभी हम लोग उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ टूल्स एंड ट्रिक्स के हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने से हमें बाद में दिक्कत ये आती है कि हमें उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली नहीं हो पाती है। हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाते हैं लेकिन हर एक तरीके के क्वेश्चन को नहीं सीख पाते हैं। तो मेरा अप्रोच जो चैप्टर के प्रति है वो ये है कि हम लोग बिल्कुल उसके बैकग्राउंड से उठाएंगे, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और वहाँ से हम लोग उस चैप्टर को डेवलप करेंगे डिस्कशन के थ्रू, और जिससे कि हमें उस चैप्टर की इन डेप्थ एनालिसिस हो सके, इन डेप्थ हमें इंफॉर्मेशन मिल सके कि कोई भी चीज़ अगर उस चैप्टर में आई है तो क्यों आई है और कैसे आई है। इस वजह से मैंने जो सबसे पहला टॉपिक इसके लिए सेलेक्ट किया है वो है क्वांटम केमिस्ट्री। क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री से हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग जो हैं जो इससे डरते हैं ये सोच के कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो सिर्फ इसको सपोर्ट करने के लिए आता है। तो हम लोग जब इसका डेवलपमेंट देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई, कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो हमें समझ में आएगा कि कितने मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस चैनल के अंदर में हम उस मैथ्स वाले पार्ट को भी करेंगे, जो टूल्स एंड ट्रिक्स होते हैं ताकि कैसे क्विकली हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर लें वो भी करेंगे, और साथ ही साथ इंटरव्यू को फेस करने के लिए जितने भी हमें इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है उन सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चैनल के जो कंटेंट्स हैं वो आपको बहुत सहायता करेंगे, और अगर आपको सहायता ये पहुंचाती है तो मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे सबको इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सबसे पहला सेशन। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो मेन है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। ठीक है, बहुत नाम सुना है हमने इसके बारे में, तो आज हम लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या है, कहाँ से आया और इसने क्या आइडियाज़ हमें दिए। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टार्ट करने से पहले एक दो ऐसी बातें हैं जो हम लोग, छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सामान्य से बातें हैं लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो नेचर में हमारे पास हो क्या रहा होता है कि बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना जो हैं वो अपने आप हो रहे हैं, उसमें हमारा और आपका कोई हाथ नहीं है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फेनोमेना। जैसे अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है, दैट इज अ नेचुरल फेनोमेना। तो इस नेचुरल फेनोमेना को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उस ऑब्जर्वेशन के बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ ना कुछ अपने आइडियाज देते हैं, जिन आइडियाज को हम लोग या तो लॉ के फॉर्म में कभी देख लेते हैं, कभी हाइपोथेसिस के हेल्प से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, कभी हम लोग एक थियरी दे देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे न्यूटन वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि न्यूटन ने क्या देखा कि एप्पल है वो पेड़ से गिर रहा है तो वो नीचे की ओर ही गिर रहा है। ठीक है, ये उसका ऑब्जर्वेशन था, और उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करते हुए उसने अपना फॉर्मूलेशन दिया, और उस फॉर्मूलेशन को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के फॉर्म में देखते हैं, और फिर आगे उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस निकल के आते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ऑब्जर्वेशन पहले हुआ और उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया गया लॉ, हाइपोथेसिस या थ्योरी के हेल्प से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले ही लॉ, हाइपोथेसिस वगैरह प्री एग्जिस्टिंग थे और उसके बेसिस पे धरती पे चीजें चल रही थी और उसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट द राइट वे टू गो। ठीक है, तो इसका एक और छोटा सा साधारण सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। वो ये है कि जैसे न्यूटन की ग्रेविटी की ही बात कर लें, तो ऐसा तो है नहीं ना कि न्यूटन जब तक नहीं आया था तब तक ग्रेविटी थी ही नहीं, वो थी वहां पर भी।
टॉम एंड जेरी वाला हिसाब तो यहाँ पे चल नहीं रहा है कि भाई टॉम जब आगे की ओर दौड़ रहा है, जब तक वो नीचे नहीं देखेगा तब तक गिरेगा नहीं, यानी जब तक वो नीचे नहीं देखेगा तब तक ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी। ऐसा काम तो यहाँ पे हो नहीं रहा। यहां पर क्या है कि ग्रेविटी एक्ट कर रही है, वो एक नेचुरल फेनोमेना है और उसे न्यूटन ने ऑब्जर्व करके और उसका फॉर्मुलेशन देके और अपना लॉ बताया। ठीक है, यानी नेचुरल फेनोमेना से ऑब्जर्वेशन और उसके ऑब्जर्वेशन से लॉ। उल्टा नहीं होगा कि लॉ पहले से बना हुआ है, वहां से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, फिर नेचुरल फेनोमेना उस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सा फ्रेमवर्क है कि कैसे कोई एक थ्योरी जो है वो डेवलप होती है किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप से। ठीक है, अब तो उस टाइम पे हमारे पास क्या था कि फिजिक्स जो है वो डेवलप हो रहा है, फिजिक्स डेवलप हो रहा है, केमिस्ट्री भी डेवलप हो रही है, बहुत मतलब साइंस की सारे जो चीजें हैं वो डेवलप हो रही हैं। तो मेनली हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि फिजिक्स में मेनली किन किन चीजों पे काम चल रहा था। तो फिजिक्स में मेनली एक काम चल रहा था मोशन के ऊपर। आसपास में मोशन हो रहा है, चाहे प्लैनेटरी मोशन हो रहा है, तो बहुत सारे टाइप के मोशन है। तो उन मोशंस को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ सम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। या फिर हम लोग कंसर्न थे किसके बारे में, तो हीट एंड वर्क के बारे में। हीट एंड वर्क के बारे में इसलिए कंसर्न थे क्योंकि इंजन बनाना था। ठीक है, और तीसरा हम लोग कंसर्न थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में। और एक और कंसर्न था हमारा स्टडी का, वो था लाइट। तो ये मेजर एरियाज थे जिन मेजर एरिया पे काम चल रहा था। अब काम बहुत सारी चीजों पे चल रहा था, इसके अलावा भी बहुत सारे एरिया हैं, ऐसा नहीं है कि काम सिर्फ इन 4 चीजों पे ही चल रहा था, लेकिन ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि इससे हमारा आगे का डिस्कशन जो है रेलेवेंट है। ठीक है, तो मोशन जो है, मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास सबसे बड़े भाई साहब आते हैं न्यूटन भाई साहब आए और उन्होंने अपना फॉर्मुलेशन दिया जिसको अपन F बराबर ma के फॉर्मेट में पढ़ते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मुलेशन। और न्यूटन का बेसिस क्या था उस चीज को एक्सप्लेन करने का, तो बेसिस था फोर्स। उसका कहना था कि भाई फोर्स के बेसिस पे हम लोग हर टाइप के मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 और बंदे हैं हमारे पास, एक हैं लेग्रांजे और दूसरा जो है वो है हैमिल्टन। ठीक है, ये मेन मैंने वो नाम लिखे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो लेग्रांजे और हैमिल्टन ने बेसिस दिया था एनर्जी। उन्होंने पूरे की पूरे मोशन की स्टडी एनर्जी के बेसिस पे की थी, यानी जिस तरीके से हमारे पास न्यूटन्स लॉ में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के फॉर्म में आ रहा होता है, उसी तरीके से लेग्रांजे और हैमिल्टन वाले में हमारे पास एनर्जी के फॉर्मुलेशंस मिल रहे होते हैं। हम लोग एनर्जी वहां पर लिख रहे होते हैं इक्वेशन में। और दूसरा जो है काम हमारा हीट एंड वर्क के साथ है। हीट एंड वर्क को हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर जो डिस्कशन होने वाला है वो इंटायरली हीट से रिलेटेड है, यानी ये जो पढ़ाई है थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। और चूंकि रेडिएशन के अंदर में लाइट भी इंक्लूडेड है, तो इस वजह से हम लोग इन दोनों के बारे में भी देख रहे थे। तो ये बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के फॉर्म में हमारे पास आती है, जिससे लाइट भी एक्सप्लेन होता है। तो ये जो हीट एंड वर्क है उसके अंदर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही हमारा ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डिस्कशन है, सारा डिस्कशन उसके ही ऊपर है। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या ऐसा ऑब्जर्वेशन था जिसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें इतना आगे नई नई आइडियाज लाने की जरूरत थी। तो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, मैं सिंपल ऑब्जर्वेशन लिखता हूं। वो क्या ऑब्जर्वेशन है भाई, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है कि हीटेड बॉडी शाइन्स। मैंने ये बात नहीं करी ब्लैक बॉडी, मैंने बोला है हीटेड बॉडी शाइन्स। किसी भी बॉडी को जब हम गर्म करते हैं तो वो चमकने लगती है। फॉर एग्जाम्पल लोहे को ले लो, जैसे यहां पर जो ये लोहा है, इसमें यहां पर अगर देखें तो ये रेड कलर का ग्लो कर रहा है, इसके ऊपर ये येलो कलर का ग्लो कर रहा है, इसके ऊपर व्हाइट कलर का ग्लो कर रहा है। अब ये कलर अलग अलग क्यों है, इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन क्या है, हीटेड बॉडी शाइन्स। या इसी को थोड़ा और दूसरे फॉर्मेट में लिखें
तो लिख सकते हैं हीटेड बॉडी एमिट्स रेडिएशन। ठीक है, और जो उसका रेडिएशन का कलर है वो कलर डिपेंड किस पे कर रहा है, तो हमने उसे कितना हीट किया हुआ है, यानी उसका टेम्परेचर कितना है। जैसे ये जो नीचे में रेड है इसका टेम्परेचर कुछ अपना T1 होगा, ये जो येलो है इसका टेम्परेचर T2 है, इस व्हाइट वाले का टेम्परेचर T3 है। और ये हमें आइडिया है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास है कि जैसे जैसे हम इसको ज्यादा गर्म करते जाते हैं तो ये लाल, लाल से येलो, येलो से व्हाइट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, उसका जो कलर शो कर रहा है वो इस तरफ वो शिफ्ट करता चला जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन को ही हमें एक्सप्लेन करना है, जस्ट लाइक सिंपल फॉर्मुलेशन F इज इक्वल टू ma। यानी ये जो शाइन कर रहा है तो किस टेम्परेचर पे किस कलर का शाइन करेगा कौन सा ऑब्जेक्ट, यही हमारा मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। यानी जैसे लोहा T1 पे रेड है, T2 पे येलो है, T3 पे व्हाइट है, यानी T1 पे कोई एक जो रेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो हमें मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, इस T2 पे येलो कलर का जो वेवलेंथ है वो देखने को मिल रहा है मैक्सिमम। यानी देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी T एंड कलर ऑफ द बॉडी। यानी इनके बीच में एक कोरिलेशन है कि अगर हमें टेम्परेचर दे दिया जाए तो हम लोग कलर के बारे में बता सकते हैं, और अगर कलर दे दिया जाए तो हम लोग टेम्परेचर के बारे में बता सकते हैं, लैम्डा कह लें या फ्रीक्वेंसी कह लें। ठीक है, तो हमें जस्ट लाइक एक सिंपल फॉर्मुलेशन F बराबर ma है, उसी तरीके का हमें एक फॉर्मुलेशन चाहिए टेम्परेचर, लैम्डा या फ्रीक्वेंसी को रिलेट करता हुआ कोई एक इक्वेशन, जिस इक्वेशन में हम लोग लैम्डा पुट कर दें तो टेम्परेचर निकल के आ जाए। जैसे ऊपर वाले में मास अगर कांस्टेंट मान ले नॉर्मली ऑब्जेक्ट का, तो एक्सेलरेशन पुट करने पे फोर्स निकल जाता है, या फिर फोर्स पुट करने पे एक्सेलरेशन निकल जाता है। उसी तरीके से हम एक रिलेशन चाह रहे हैं सिंपल, जिसमें अगर टेम्परेचर पुट करें तो हमें उस लैम्डा की वैल्यू मिल जाए जिस कलर का वो दिख रहा है, या फिर अगर हम लोग लैम्डा पुट करें तो हमें वो टेम्परेचर मिल जाए जिस टेम्परेचर पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। तो बेसिक हमारा जो क्वेस्ट है, जिस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो ये है कि हीटेड बॉडी शाइन्स, देन रिलेट द कलर ऑफ द बॉडी विथ इट्स टेम्परेचर। और इसको ही एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट सारी आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग साइंटिस्ट ने इन सारे चीजों को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, कहां पर कौन कितना सक्सेसफुल हुआ, कहां पर किसके कुछ लिमिटेशंस आ गई। जैसे न्यूटन्स लॉ के भी अपने लिमिटेशंस हैं, हर जगह न्यूटन्स लॉ, जैसे अगर स्पीड हमारी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो वहां न्यूटन्स लॉ भी फेल कर जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग साइंटिस्ट आके उन्होंने फॉर्मुलेशन दिए, उन फॉर्मुलेशंस की लिमिटेशन क्या थी और उसको रेक्टिफाई करने के लिए और कौन से दूसरे बंदे आए और दूसरों ने कैसे उसको रेक्टिफाई किया। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे कैसे इस इशू को हम लोग एड्रेस करने वाले हैं। हाँ जी, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है कि हीटेड बॉडी शाइन्स, यानी ऑब्जेक्ट का हीट के साथ रिलेशन है। देखते हैं अब एक चीज देखा जाए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे अगर कोई रेडिएशन हिट करता है, कहीं से भी एक रेडिएशन आता है, तो क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो जैसे अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लें, कोई सा कोई एक विंडो ग्लास ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके ऊपर रेडिएशन आ रहा है, इनकमिंग रेडिएशन। ये रेडिएशन क्या कर सकता है, सबसे पहले या तो ये रेडिएशन इसके ऊपर आए और ये ऑब्जेक्ट इसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, रेडिएशन को इस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरा क्या हो सकता है कि रेडिएशन आया और रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है भाई, तो तीसरा ये हो सकता है कि रेडिएशन आए और वो दूसरी तरफ निकल जाए, जिसको हम लोग कहेंगे ट्रांसमिट हो।
तो ये जो तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों में जब एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन के टाइम पे हीट ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज करेगा। रिफ्लेक्शन में आया चला गया तो इस ऑब्जेक्ट ने उससे हीट एब्जॉर्ब ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो नो टेम्परेचर चेंज। ट्रांसमिट हुआ, इसमें भी आया और चला गया, इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं है, तो नो टेम्परेचर चेंज। तो ये तो बात थी कि कोई एक रेडिएशन आ रहा है, उस रेडिएशन का इस किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फर्क पड़ सकता है। ये तीनों एक साथ भी हो सकती हैं कि रेडिएशन का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया, जो कि डेली लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम पे कुछ ना कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होता ही रहता है। इसका अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, इसको बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे, बेहतरीन एग्जाम्पल है, आराम से समझ में आएगा। और अलग अलग वेवलेंथ को, यानी अलग अलग कलर के लाइट के साथ इस ऑब्जेक्ट का अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन है, यानी कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना रिफ्लेक्ट करेगा, कितना ट्रांसमिट करेगा, यह भी डिपेंड करेगा कि किस कलर का लाइट है। ठीक है। और दूसरी बात, जब ये ऑब्जेक्ट किसी न किसी टेम्परेचर पे होगा, अब ऐसा तो है नहीं टेम्परेचर 0 पे रखा हुआ है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर इसके पास है, तो जब इसके पास टेम्परेचर है यानी इसके अंदर हीट कंटेंट है, तो ये हीट कंटेंट होने की वजह से ये अपना एनर्जी एनवायरनमेंट में लूज भी कर सकता है, यानी इट कैन रेडिएट एनर्जी, या रेडिएशन हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अगर नॉर्मल टेम्परेचर का भी पानी लें और उस पानी को, उस ग्लास को अगर हम लोग एसी वाले रूम में रख दें तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना हीट कंटेंट जो था एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से, जो उसका टेम्परेचर था वो ज्यादा था, इसकी वजह से अपने वो रेडिएट कर दिया। ठीक है। और सेम टाइम पे हम उसमें हीट डाल के उसको गर्म भी कर सकते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट पे ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब मैं जो बात कह रहा था कि अलग अलग वेवलेंथ के साथ इसका अलग अलग इंटरेक्शन होता है, उसको एक हम लोग छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। वो ये है कि जैसे कार में, कार के विंडशील्ड को ले लेते हैं। ठीक है। तो कार का मान लो ये है विंडशील्ड, ठीक है, ये है कार का विंडशील्ड और यहां पे है कार का सीट। ठीक है। ये कार के अंदर कार है भाई, लाइटें लगी हुई, ठीक, तो कार है, तो ये जो विंडशील्ड है इसके ऊपर सनलाइट पड़ रहा है। अब सनलाइट में हर एक वेवलेंथ है, इसके अंदर में यूवी भी है, विजिबल भी है, आईआर भी, सारी चीजें हैं। तो अब देखो, जो ये ग्लास है, ये ग्लास क्या करता है कि ऑलमोस्ट सारी विजिबल वेवलेंथ को ट्रांसमिट होने दे देता है। तभी तो हम लोग आर पार बहुत आराम से देख पाते हैं, जिस कलर का ऑब्जेक्ट बाहर होता है उसी कलर का हम लोग भी देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो मोस्ट ऑफ द विजिबल रेडिएशन को एज इट इज ट्रांसमिट होने दे रहा है, यानी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। अब जो नॉर्मली जो विंडशील्ड के ग्लासेस होते हैं उसके ऊपर एक कोटिंग की हुई रहती है। वो कोटिंग क्या करता है कि यूवी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, यूवी लाइट को, यानी यूवी लाइट आया और यूवी लाइट को उसने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। वैसे भी एटमॉस्फेयर पे कम ही एक्सटेंट में यूवी लाइट आ रहे होते हैं, बाकी अपना ओजोन के द्वारा ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो बट कुछ एक्सटेंट जो आ रहा है वो आ रहा है और रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। और ये जो आईआर है, इस आईआर का भी कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो आईआर के साथ दोनों खेल हो रहा है। ठीक है। अब जब ये विजिबल और आईआर अंदर आ रहे हैं तो अंदर में ये सीट क्या कर रहा है, सीट विजिबल लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी तो वो किसी एक स्पेसिफिक कलर का दिख रहा है। अदरवाइज ये भी ट्रांसपेरेंट दिखता, अगर पूरे को रिफ्लेक्ट कर देता तो भी व्हाइट कलर का दिखता, या फिर अगर पूरे को ट्रांसमिट कर देता तो ट्रांसपेरेंट हो रहा होता। ठीक है। और ये इसको कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब भी करता है, रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है।
ठीक है, तो जिस पार्ट को एब्जॉर्ब करता है उसकी वजह से सीट क्या होता है, सीट हीट अप हो जाता है। और जब हीट अप होता है तो सीट जो है वो आईआर रेडिएशन एमिट करने लगता है। ठीक है, तो देखो सीट गर्म हुआ विजिबल रे के हेल्प से और कुछ आईआर के हेल्प से, और वो हीट अप होके डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेम्परेचर वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करने लगा। यानी देख के सिचुएशन ये समझ में आता है कि साहब ऐसा है कि अलग अलग वेवलेंथ के साथ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन है। यानी कुछ एक्सटेंट तक वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एक्सटेंट तक उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ एक्सटेंट तक उसको ट्रांसमिट होने देगा। तो ये है रियल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट के बारे में जब वो एक रेडिएशन के साथ इतना ज्यादा तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है तो हमारा जो इक्वेशन बनने वाला होगा उस इक्वेशन में भी इन सारे चीजों को काउंट में लेना पड़ेगा। तो जब सारी चीजों को काउंट में लेने लगेंगे तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनने लगेगा, और कॉम्प्लिकेटेड हम लोग चाह नहीं रहे क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीजों के साथ डील करना बहुत दिक्कत की बात है। इतने सारे कोफिशिएंट आएंगे एक टाइम पे, हम लोग इन तीनों चीजों को अगर हैंडल करने लगे तो परेशान हो जाएंगे। तो इस परेशानी का हल ईयर 1959 में किरचॉफ ने दिया था। ये वही क्लास 12th में जिसका किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उसका क्लास 11th में अगर ध्यान से हीट वाले चैप्टर में जाएं तो किरचॉफ्स लॉ वहां भी दिया हुआ है। यानी ये 1959 में किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन भी हमारे पास है। ऑल्दो इसकी डिटेल की जरूरत हमें है नहीं, हम लोग बस ये जानेंगे कि किरचॉफ ने क्वालिटेटिवली क्या कहा था जिससे हमारा डिस्कशन आगे बढ़ सके। तो ये 1959 की बात है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये इस टाइम पे अभी इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ है तो अगर क्वांटम स्टार्ट करें और क्वांटम में सीधा इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट कर दें, एटम के ऊपर पहुंच जाएं, तो उस टाइम तक तो हमें समझ ही नहीं आया कि वैसा वैसा क्यों कर रहे हैं उसके साथ भैया। तो हम लोग यहां से क्वांटम तक पहुंचेंगे और क्वांटम तक पहुंचने के बाद फिर जो ट्रेडिशनल है वे है पढ़ने का, उस ट्रेडिशनल वे को भी हम लोग अपनाएंगे, लेकिन कुछ स्टार्ट करने के बाद। तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन के हिसाब से हम लोग के पास जो नट शेल में उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो हमारे काम का निकल के आता है वो ये है कि इसने बोला भाई देखो दिक्कत है तुम्हें इन सारे चीजों को पढ़ने में, तो एक काम करते हैं कि हम लोग एक आइडियलाइज्ड सिस्टम बनाते हैं। अब आइडियलाइज्ड सिस्टम कैसा, तो आइडियलाइज्ड सिस्टम से हमारा रिलेशन पहले से भी है। आइडियल गैस हम लोग पढ़ते हैं, क्या कोई आइडियल गैस धरती पे है? नहीं, लेकिन हम आइडियल गैस के मॉडल को पढ़ के उसके बेसिस पे हम रियल गैसेस को ट्रीट कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग एक आइडियलाइज्ड मॉडल बनाएं तो उस आइडियलाइज्ड मॉडल में कुछ चेंजेस करके हम लोग इस नॉर्मल ऑब्जेक्ट के रेडिएशन को भी बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइडियलाइज्ड सिस्टम अब उसने बनाया कैसा, तो उसने बोला कि भाई देखो दिक्कत क्या है, ये एब्जॉर्ब भी कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, ये ट्रांसमिट भी कर रहा है। तो हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इसके ऊपर पड़ने वाले हर एक वेवलेंथ को, चाहे वो बड़ा से बड़ा वेवलेंथ है, चाहे वो आईआर है, विजिबल है, यूवी है, कुछ भी है, हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले कंप्लीटली। यानी उसमें रिफ्लेक्शन कट, ट्रांसमिशन कट, यानी वो उसका इंटरेक्शन एक इनकमिंग रेडिएशन के साथ कैसा होगा, 100% एब्जॉर्प्शन। और हम लोग अगर एब्जॉर्प्शन को पढ़ लेंगे तो एब्जॉर्प्शन को पढ़ने से हमें यह पता चलेगा कि बॉडी हीटअप कैसे हो रही है, क्योंकि हम लोग मेजरली कंसर्न किसके बारे में थे कि बॉडी हीटअप हो जा रही थी। जब उसके ऊपर रेडिएशन पड़ रहा है तो बॉडी हीटअप हो रही है। या फिर इसी का उल्टा कि कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो जब अगर हीटेड है तो हीटेड ऑब्जेक्ट 100% क्या करे, सिर्फ और सिर्फ एमिशन करे, वो और कुछ ना करे। यानी ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो 100% एमिशन करे, इसके अलावा वो और कोई काम
ना करें। तो क्या ये एक रियल सिस्टम है? बिल्कुल नहीं, ये एक आइडियलाइज्ड सिस्टम है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाँ, अब हम जिस तरीके से आइडियल गैस हमारे पास नहीं है, लेकिन नियर टू आइडियल करके हम लोग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को चेंज करके नियर टू आइडियल सिचुएशन बना सकते हैं, उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे कि एक नियर टू आइडियल ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे जो कि 100% एब्जॉर्प्शन कर रहा हो या फिर 100% एमिशन कर रहा हो, और उसी आइडियलाइज्ड बॉडी का नाम क्या होगा? ब्लैक बॉडी। यानी ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ये एक ऐसा बॉडी है जो 100% एब्जॉर्प्शन और 100% एमिशन, और किसकी? हर एक वेवलेंथ की। जैसे ये जो विंडशील्ड है, ये अलग अलग वेवलेंथ के साथ अलग अलग तरीके का इंटरेक्शन कर रहा था, लेकिन ये जो ब्लैक बॉडी है, ये किसी भी वेवलेंथ के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, हर एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और वो हर एक वेवलेंथ को एमिट करने की कैपेसिटी रखता है। अब किस वेवलेंथ को कितना अमाउंट में एमिट करेगा, यानी जो भी हमें इसके पास से एमिशन मिल रही है उसमें रेड कलर ज्यादा मिल रहा है या ग्रीन कलर ज्यादा मिल रहा है या अल्ट्रावायलेट ज्यादा मिल रहा है, ये डिपेंड कर जाएगा इसके टेम्परेचर पे कि आपने कितना इसको हीट अप किया हुआ है। तो किरचॉफ के इस आइडियलाइज्ड सिस्टम से उसने एक तो सबसे पहले ये आइडियलाइज्ड सिस्टम बनाया, उसके बाद उसने एक डिडक्शन हमें क्या दे दिया यहां से कि भाई जो कोई भी एक ब्लैक बॉडी आप ले आओगे तो हर एक ब्लैक बॉडी का जो इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ होगा, मतलब वही जो मैं कह रहा था कि किस कलर का दिखेगा, तो जिस कलर की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वो उसी कलर का दिखेगा भाई। तो इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ जो है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। यानी हमारे पास अगर एक फंक्शन बनाए तो किस कलर का दिखेगा, इसका मतलब हम लोग इंटेंसिटी का फंक्शन बनाना चाह रहे हैं कि किस कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो अगर इंटेंसिटी का फंक्शन हम लोग लिखते हैं आई, तो दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, या फिर कोई चाहे वेवलेंथ को चूंकि हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के भी टर्म में, तो कोई एक फंक्शन लिख सकते हैं हम लोग, और फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी। यानी ऑब्जेक्ट जो एमिशन कर रहा है उसके एमिशन में किस कलर का वेवलेंथ कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, ये डिपेंड कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे और उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर हम लोग डिपेंड करता हुआ देखें, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं उसकी तो इंटेंसिटी निकालनी है, जिस वेवलेंथ की बात कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी हमें निकालनी है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा जिस एक्सप्रेशन में टेम्परेचर होगा और वेवलेंथ होगा, और वो दुनिया के हर एक ब्लैक बॉडी के लिए सेम ही फॉर्मूलेशन होने वाला है। जैसे दुनिया में कहीं पर भी हम लोग आइडियल गैस का सिचुएशन बना लें, यानी किसी भी गैस को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ले जाते हैं तो उस पर पीवी बराबर एनआरटी लगा सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा गैस था और किस तरीके से उसको आइडियलाइज किया गया था। उसी तरीके से कोई सा भी अगर हम लोग ब्लैक बॉडी ले लें तो उस ब्लैक बॉडी का इंटेंसिटी का जो फंक्शन है वो सेम आने वाला है। ठीक है, तो यहां से 1959 में हमें ये बात पता है कि वो जो फंक्शन होने वाला है सिर्फ टेम्परेचर और वेवलेंथ का होने वाला है। किरचॉफ ने फंक्शन नहीं दिया है, किरचॉफ ने सिर्फ ये हमें आइडिया दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और वेवलेंथ का ही फंक्शन होगा, इसके अलावा किसी और वेरिएबल को उसके अंदर में ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो जब इसने आइडियल सिचुएशन की बात करी तो अब एक्सपेरिमेंट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल सिचुएशन नेचर में तो मिलेगा नहीं, नेचुरल फेनोमेना है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्लैक बॉडी जितना क्लोजेस्ट हम लोग बना सकें वैसा क्लोजेस्ट ब्लैक बॉडी बनाते हैं और उसके एमिशन स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेरिमेंटली, और उसके एमिशन स्पेक्ट्रम को अलग अलग टेम्परेचर पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे हमें अलग अलग इक्वेशन मिलनी चाहिए। तो हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे निकालते हैं, जिससे कि अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर पाए तो, या अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का हम लोग ग्राफ प्लॉट कर पाए,
और एक्सपेरिमेंटली हम लोग ग्राफ लाएंगे और उस ग्राफ को फिर उसके थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के पीछे जाएंगे कि उस ग्राफ का इक्वेशन क्या निकल के आता है। तो इस डिस्कशन को आगे कौन बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास आएंगे दो साइंटिस्ट, वीन और एक साइंटिस्ट पेयर है रेले जीन्स। ठीक है, एक फॉर्मुलेशन इनका होगा, एक फॉर्मुलेशन इनका होगा। दोनों भाई साहब फेल करेंगे कहीं ना कहीं जाके, और इन सारे झगड़ों को सुलझाने के लिए हमारे पास आ जाएंगे प्लैंक, और ये प्लैंक इन झगड़ों को सुलझाएंगे और वहीं से हमारे पास इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझते हुए जाएंगे जब डिटेल में, तो वहीं से हमें आइडिया आएगा कि कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करते हुए हमारे पास क्वांटम की हाइपोथेसिस आती है, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट यहीं से होता है। तो इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं कि वीन, रेले जीन और फिर उसके बाद प्लैंक। ठीक है, हाँ जी, तो हमने बनाया हुआ है एक आइडियलाइज्ड सिस्टम, और वो आइडियलाइज्ड सिस्टम क्या है हमारे पास? ब्लैक बॉडी। ठीक है, ये आइडियलाइज्ड सिस्टम है और हम लोग अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस एक्सपेरिमेंट में नियर टू आइडियल सिचुएशन जनरेट करते हैं और नियर टू आइडियल सिचुएशन जनरेट करके उसको अलग अलग टेम्परेचर तक हीट करते हैं और हम लोग उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं, और जिससे हम लोग उसको एक्सप्लेन कर पाए। पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए, डेटा होगा तब तो हम उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसका हम लोग जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी उसे हमने उस ऑब्जेक्ट को, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट है, उसे हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक गर्म किया और उसके बाद उसकी वो जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है वो सारे रेडिएशंस हमने रिकॉर्ड कर ली, सारे अलग अलग कलर की इंटेंसिटी हमने रिकॉर्ड कर ली। तो उसका जो ग्राफ आता है कुछ इस तरीके का आता है। तो इस ग्राफ में देखो अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ्स बने हुए, और y एक्सिस पे है इंटेंसिटी और x एक्सिस पे है वेवलेंथ। तो हमें पता है कि अलग अलग टेम्परेचर पे जो वेवलेंथ है वो अलग अलग इंटेंसिटी के साथ आ रहा है। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी अलग अलग है एट अ डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आने वाले हैं कौन से भाई साहब? वीन। सबसे पहले जो है वीन ही है इसके अंदर में। अब वीन की थ्योरी जिसके ऊपर बेस्ड है वो है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, अब ये जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ये दिया गया था अराउंड 1867 में मैक्सवेल के द्वारा। ये थ्योरी है, उस थ्योरी को के ऊपर बेस करके वीन जो है इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं अराउंड 1896 के आसपास में। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक बात क्या निकल के आई थी कि जितने भी रेडिएशंस हैं दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी एक बात हमारे पास है कि रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये भी इन्होंने बता दिया था मैक्सवेल की थ्योरी में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते कैसे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन से निकलते हैं। यानी हमें ये एक आइडिया है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर में कुछ ऐसी चीज है जो वाइब्रेट कर रही है, कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है उस फ्रीक्वेंसी का हमें आउटपुट निकल के आ रहा है, उस कलर को हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो वीन का जो फॉर्मुलेशन है वो बेस्ड है इसी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर। तो इसको वो फिट करते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरी के डिटेल में नहीं जाना चाह रहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो इस वजह से हम उतना ज्यादा मैथ्स में नहीं घुस रहे। तो उसको छोड़ते हुए अगर हम लोग देखें तो इस क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हेल्प से वीन ने जो एक्सप्रेशन दिया उसमें क्या था कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस बी अपॉन लैम्डा टी।
ये एक एक्सप्रेशन है जो उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अब इस ग्राफ में अगर हम लोग इस टेम्परेचर को फिक्स कर दें, T फिक्स्ड, एक टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर को हमने वैल्यू फिक्स कर दिया, तो जैसे ही टेम्परेचर फिक्स कर देंगे तो जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन में सिर्फ क्या बच गया, I एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा एट फिक्स्ड टेम्परेचर। तो यानी अगर टेम्परेचर फिक्स कर दें तो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंट, यानी y एक्सिस पे हमारे पास इंटेंसिटी, x एक्सिस पे वेवलेंथ। तो जब वीन ने इसको ग्राफ में प्लॉट किया तो फिर एक दिक्कत निकल के आ गई। तो वीन की दिक्कत क्या थी कि ये स्मॉल वेवलेंथ के लिए, स्मॉल लैम्डा के लिए बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठ रहा था एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को, लेकिन जैसे ही लैम्डा बढ़ता है ये डेविएट कर जाता है। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफ और जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है वो दोनों ग्राफ मैच नहीं करते हैं। तो जैसे देखो इस ग्राफ में, इस दूसरे वाले जो मैंने ग्राफ दिखाया हुआ है, देखो इस ग्राफ में क्या है कि एक बिल्कुल बढ़िया से अपना जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, और जो दूसरा है वो वीन का है। तो जो वीन वाला ग्राफ है वो लो वेवलेंथ रीजन पे यहां तक बिल्कुल बेहतरीन फिट बैठ रहा है, और इसके बाद जैसे ही हम लोग हाइयर वेवलेंथ की तरफ जाना शुरू करते हैं, वो हाइयर वेवलेंथ की तरफ वो उसके ऊपर फिट नहीं बैठता है। यानी वीन के एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। यानी यहां पर हमारे पास क्या है कि वीन्स लॉ का एक लिमिटेशन नजर आ गया है। अब वीन ने एक काम तो किया किस चीज के बारे में, कि इस ग्राफ को प्लॉट करने में हेल्प करी, एक इक्वेशन बना के दिया कि हाँ भाई ये एक ग्राफ, इससे आप प्लॉट करो। इसके अलावा वीन का एक और काम था, वीन ने दो काम किए थे। तो वीन का जो दूसरा काम था उसे जाना जाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से। तो जो वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो ये कह देता है कि भाई जैसे जैसे, देखो ये कहता है लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बी। ठीक है, तो यहां से देखो क्या नजर आ रहा है कि टी और लैम्डा मैक्स ये जो हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जो मैक्सिमा है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला लैम्डा है वो टी बढ़ाएंगे तो लैम्डा छोटा हो जाएगा। तो देखो इस ग्राफ में हम लोग क्या देख सकते हैं, इस ग्राफ में अलग अलग टेम्परेचर पे जो मैक्सिमा आया हुआ है वो मैक्सिमा कैसे है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया गया है मैक्सिमा लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करता चला गया है। तो एक इंफॉर्मेशन उसका बिल्कुल बेहतरीन फिट बैठ रहा है, दूसरे इंफॉर्मेशन को जो उसने दिया है वो आधा फिट बैठ रहा है और आधे में जाके दिक्कत है। तो वो जो सेकेंड पार्ट है, यानी स्मॉल वेवलेंथ को तो ये एक्सप्लेन कर पा रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ को जो डेविएट कर जा रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास रेले जीन का लॉ आता है। अब रेले जीन्स के लॉ से कैसे वो उस मॉडल तक पहुंचा, जैसे इसने वीन का जो लॉ है ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और जो रेले जीन का लॉ है उसका आइडिया कहां से आया है, उस आइडिया को हम लोग देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसके अंदर दिक्कत कैसे आई और क्या प्रॉब्लम। जैसे वीन का लॉ हायर लैम्डा पे जाके दिक्कत कर रहा है, उसी तरीके से देखते हैं रेले जीन का लॉ कहां पे दिक्कत कर रहा है और क्यों दिक्कत कर रहा है। यहां पर हमने क्यों वाला डिस्कशन ज्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि क्यों वाला डिस्कशन जो है थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग उसको क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को डिस्कस करना अवॉइड कर रहे थे, इस वजह से वो पार्ट इसमें मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं रेले जीन्स अप्रोच, ठीक है। रेले जीन्स अप्रोच कि इन्होंने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच किया और क्या आइडिया था जिसके बेसिस पे उन्होंने अपना इक्वेशन दिया और किस तरीके से उन्होंने सारी चीजें निकाली, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वाला देख लो या 2-3 टेम्परेचर के ग्राफ को देख लेते हैं। तो इस तरफ हमारे पास है ग्राफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ठीक है।
इस तरफ है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। अगर इसको हम लोग गौर से देखें तो इसके जैसा सिमिलर दिखता हुआ, सेम नहीं, इसके जैसा सिमिलर दिखता हुआ हमारे पास एक ग्राफ और है। वो कौन सा ग्राफ है? तो वो है मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन वाला। और इसको हम लोग कहां पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ा जाता है भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर इस चीज की पढ़ाई की जाती है। वो भी आइडियल सिस्टम की पढ़ाई है, इधर भी हम लोग आइडियल सिस्टम की पढ़ाई कर रहे हैं। अब दोनों का ग्राफ भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिख रहा है। तो रेले और जीन्स का जो अप्रोच है वो ये है कि किसी तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को मॉडिफाई करके जो अप्रोच इधर लगाया गया है उसी अप्रोच को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में लगाएं। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का कंस्टिट्यूएंट क्या है? मॉलिक्यूल्स। यहां पर मॉलिक्यूल्स का मोशन हो रहा है और मॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग एक टेम्परेचर पे देखते हैं कि उसको एनर्जी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सेम अप्रोच ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या लगाया गया कि भाई हमें पता था कि एनर्जी कहां से आ रही है, तो एनर्जी जो आ रही है वो ऑसिलेटर्स से आ रही है, यानी जो अंदर में वाइब्रेशन, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कह रहा है कि वाइब्रेशंस की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रहे हैं। तो यहां पर ये एज्यूम किया गया कि बहुत सारे ऑसिलेटर्स हैं और वो ऑसिलेटर जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करते हैं वहां से हमें रेडिएशन जो मिलता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि दिक्कत कहां पर आती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है वो हमारे पास एक एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाल के देता है और क्या कहता है कि आप जितनी भी एनर्जी उस सिस्टम की है उस सिस्टम की एनर्जी को बराबर बराबर हर एक मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऑन द एवरेज। ठीक है, तो यानी यहां पे अगर एवरेज एनर्जी लिखें तो ये क्या होगा? टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर ऑसिलेटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बाय नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। और ध्यान रहे कि जिस तरीके से मॉलिक्यूल्स का अपना अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग स्पीड है जिससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिला हुआ है, तो उसी तरीके से हमारे पास ऑसिलेटर भी बहुत सारे होंगे और अलग अलग ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो होगा वो अलग अलग हो रहा होगा। इधर स्पीड अलग अलग है, इधर वेवलेंथ अलग अलग, बिल्कुल बढ़िया रिजेम्बलेंस दिख रहा है। इधर टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इधर टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर। लेकिन एक बड़ा पंगा है। अब पंगा को समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि ये इस लॉ में डेविएशन आता कहां पे है। तो ये जो लॉ है, देखो इस लॉ का फॉर्मेट क्या है कि इंटेंसिटी अगर हम लोग आई लिख लें तो आई निकल के आता है 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन है। हमें एग्जैक्ट एक्सप्रेशन से खास कोई मतलब नहीं, हमें बस मतलब है कि हाँ भाई इस तरीके से इसका इंटेंसिटी है। अब क्या करेंगे, जैसे वीन के एक्सप्रेशन को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया था और उसे कंपेयर किया था आइडियल ब्लैक बॉडी के साथ, उसी तरीके से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी हम लोग फिट करेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के ऊपर और देखेंगे कि कहां पे डेविएशन निकल के आता है। और जब इसमें डेविएशन देखा गया तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले के ऊपर ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा था। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब लो लैम्डा के ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है। वीन्स लॉ क्या था, लो लैम्डा के ऊपर बेहतरीन फिट बैठा था, हाई लैम्डा के ऊपर जाके वो बेकार हो गया था। इसी का जस्ट उलट काम यहां पे हो रहा है कि ये लो लैम्डा पे फिट बैठ रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पे, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी या लो लैम्डा पे फिट बैठ रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ के साथ ये फिट नहीं बैठ रहा है। इस चीज को इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे ग्राफ में ये
लोअर जो लैम्डा की वैल्यू है उसके ऊपर देखो बढ़िया बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और जैसे 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 ही लैम्डा हायर हो रहा है ग्राफ तुरंत जो है एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड ग्राफ से बहुत ज्यादा ये डेविएट कर जा रहा है। तो ये तो मेन दिक्कत है। अब इस दिक्कत के पीछे का कारण समझते हैं कि ये दिक्कत आई क्यों थी, और ये एक बिल्कुल बेहतरीन बात है कि किस तरीके से एक छोटा सा प्रॉब्लम हमें बहुत आगे नए नए आइडियाज लाने में हेल्प करता है। तो प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी पे ये फिट नहीं बैठ रहा है। इस प्रॉब्लम की जड़ देखते हैं। इस प्रॉब्लम की जड़ यहां है कि हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग काइनेटिक मॉडल से। काइनेटिक मॉडल में टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इधर टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। अब दिक्कत यह है कि चाहे तुम्हारा गैस के मॉलिक्यूल्स कितने भी हों, मिलियंस बिलियंस अरबों खरबों कितने भी हों, लेकिन वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो इसके अंदर ये जो टोटल नंबर मॉलिक्यूल हैं ये है फाइनाइट। चाहे अरबों हैं लेकिन उसको काउंट किया जा सकता है एक एक करके, कोई ना एक लिमिट आ जाएगी जहां पे वो रुक जाएगा। लेकिन जब हम लोग ऑसिलेटर की बात करें तो चूंकि ऑसिलेटर का जैसे यहां पे मॉलिक्यूल्स का अलग अलग स्पीड था, यहां ऑसिलेटर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग देखते हैं कि जितने फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल होंगे उतने हमारे पास ऑसिलेटर्स होंगे अलग अलग। तो क्योंकि एक ही ऑसिलेटर दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे तो ऑसिलेट नहीं करेगा ना भाई, तो जो भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल है उन सारे फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग कम से कम कोई तो ऑसिलेटर मिलना चाहिए। तो जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर निकल के आ जाता है वो आता है इनफाइनाइट। बात हजम लगता है नहीं हुई कि कैसे ऑसिलेटर का काउंटिंग इनफाइनाइट है। तो ऑसिलेटर का काउंटिंग कैसे इनफाइनाइट है, इस चीज को एक बड़े सिंपल से बिल्कुल समझ सकते हैं। ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर है मतलब ये वाइब्रेट कर रहा है। अब ये जो वाइब्रेशंस हैं ये सारे स्टैंडिंग वाइब्रेशंस हैं। स्टैंडिंग वाइब्रेशन का मतलब क्या है, ये कन्फाइंड है। तो अगर कन्फाइंड वाइब्रेशन के बारे में हम लोग देखें तो इसका एक सिंपल सा रिजेंबलेंस किसके साथ है, सिंपल रिजेंबलेंस हमारे पास है इसके साथ। एक स्ट्रिंग है जो कि अटैच्ड है दो एंड्स, ठीक है। अब जितने तरीके की पॉसिबल वाइब्रेशंस इसके अंदर में होगी उसी के जैसा यहां पर सिस्टम है, तो उतने तरीके के पॉसिबल वाइब्रेशन यहां पे भी होंगे। तो अब देखो ये जो स्ट्रिंग है इसमें सबसे सिंपल सा वाइब्रेशन कैसा हो सकता है कि बस ऐसा हाफ वाइब्रेशन कर ले, या फिर ये स्ट्रिंग कैसा वाइब्रेट कर जाए कि ये स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट कर ले, या फिर सेम स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट कर ले। अब यहां से देखो मैं किस तरफ बढ़ रहा हूं, यहां पे एक हाफ वेव, यहां पे दो हाफ वेव, यहां पे तीन हाफ वेव, ऐसे करते करते इनफाइनाइटली मेनी हाफ वेव हो सकते हैं। यानी n विल टेंड टू इंफिनिटी एक्चुअली। यानी जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास इतनी हो सकती है तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स भी तो इतने ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां से दिक्कत क्या आ रही है कि ये उन सारे फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करते चले जा रहा है। जितनी भी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हैं उन सारे फ्रीक्वेंसी को ये अलाउ कर रहा है। और जिस तरीके से हम लोग एवरेज आउट करके इधर एनर्जी लिख देते हैं हम लोग हाफ kT, उसी तरीके से अगर हम लोग एवरेज आउट करते हैं इधर तो वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट तो एक निकल के आएगा ही। और उससे होगा क्या कि चाहे वो छोटा से छोटी फ्रीक्वेंसी हो या बड़ी से बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबको एनर्जी मिल रहा है। अब इसके आइडिया को अगर हम लोग मान लेते तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो कोई एक गर्म पानी है, गर्म पानी का है, अब गर्म पानी जो है उसका अपना कोई टेम्परेचर है, वो रेडिएशन रेडिएट करेगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। और अगर सब कुछ पॉसिबल है यानी हायर एनर्जी वाले, हायर एनर्जी मतलब कितनी हाई एनर्जी, इतनी हाई एनर्जी की एक्सरे भी ये अलाउ कर रहा है, ये कॉस्मिक रेज भी अलाउ कर रहा है, ये अल्ट्रावायलेट विजिबल ये सब कुछ अलाउ करते चले जा रहा है। और बोल रहा है कि सबकी भाई इंटेंसिटी होगी बिल्कुल मस्त, आराम आराम से इंटेंसिटी आपकी आती जाएगी। तो ये इसके साथ दिक्कत था। और एक
इसका एक्सप्रेशन तो और ही कलाकार काम कर गया। इसका एक्सप्रेशन तो और क्या कह रहा है कि जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ उसकी इंटेंसिटी और बढ़ती चली जाएगी। तो ये इसके साथ मेजर प्रॉब्लम निकल के आया, और उस प्रॉब्लम का सोर्स क्या है? सोर्स ये है कि हमारे पास जिस मॉडल से इसको कंपेयर करा गया था तो उस मॉडल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो फाइनाइट थे, लेकिन इस वाले में क्या दिक्कत है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइट है। इसकी वजह से ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा था, लेकिन ये एक लिमिट पे जाके सारी चीजों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इसीलिए ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ही हमारे काम का नहीं है। और चूंकि अब देखो इसमें हो क्या रहा है कि ये लो लैम्डा की तरफ जाके दिक्कत कर रहा है। लो लैम्डा मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में प्रॉब्लम निकल के आ रही है। इसीलिए रेले जीन्स के अप्रोच के साथ जो दिक्कत निकल के आई थी, उस दिक्कत का नाम है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। ठीक है भाई, तो रेले जीन्स के साथ क्या दिक्कत निकल के आई? अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। इस अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी को एक्सप्लेन करना ही हमारे पास अब एक मेजर टास्क रहा था, क्योंकि हमारे पास देखो पजल का अलग अलग पीस है। वीन ने एक तरफ का इंफॉर्मेशन दे दिया, रेले जीन्स ने दूसरे तरफ का इंफॉर्मेशन दे दिया, बीच का इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है। अब बीच के इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए भाई प्लैंक का आना होता है। भाई वो कहता है, प्लैंक क्या बोलेगा कि तुम दोनों अलग अलग जगह पे दुखी हो, तुम एक कोने पे दुखी हो, तुम दूसरे कोने पे दुखी हो। भाई अब तुम आओ, मैं तुम दोनों के दुख को दूर करता हूं, और दोनों के दुख को वो जब दूर करने के लिए चलता है तो उसे एक बिल्कुल ही नया आइडिया उसमें पुट करना पड़ता है, एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया पुट करना पड़ता है। उसे कुछ ऐसा एज्यूम करना पड़ता है जो उस टाइम तक एज्यूम नहीं किया गया था किसी ने। तो उस प्लैंक के आइडिया को हम लोग देखते हैं कि कैसे उस प्लैंक ने कैसे उस आइडिया तक अपना अप्रोच लगाया। एक और छोटी सी बात यह है कि जो इसका डेरिवेशन है, जो रेले जीन्स का डेरिवेशन है, चाहे जो वीन्स का डेरिवेशन है, इसके अंदर में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत सारे हैं। तो उस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर भी जिस किसी को भी अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ इस चीज को देखना है, और ऐसे तो मैंने इसको पूरा थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन हो सकता था वो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। बाकी अगर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो मैंने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के ऊपर एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो में मैंने रेले जीन्स के भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डील किया, और जो वीन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको भी डील किया हुआ है, और कैसे इन दोनों को मिला के प्लैंक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल के आता है, उस चीज को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो जिनको मैथमेटिक्स भी इसका जानना है वो उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, और यहां पर फिलहाल मैंने इसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस किया है। तो अब एंट्री होती है प्लैंक भाई साहब की। तो प्लैंक के पास एक बेसिक फ्रेमवर्क है काम करने के लिए, देखते हैं किस तरीके से है। तो अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में हम लोग जो हमारा ऑब्जर्वेशनल ग्राफ है वो भी है, जो रेले जीन की ग्राफ है वो भी है, और जो वीन की ग्राफ है वो भी है। और इसको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये पता चलता है कि एक लोअर वेवलेंथ के ऊपर बढ़िया फिट बैठता है और वो हाइयर पे खराब हो जाता है, और दूसरा हाइयर पे अच्छा फिट बैठता है और लोअर पे खराब हो जाता है, और बीच वाले पार्ट को तो खैर कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो प्लैंक के पास ये बेसिक आइडिया है कि जो ग्राफ है इनका नेचर ऐसा ऐसा होना चाहिए। यानी अब उसके पास क्या काम है कि हमारे पास वो हमें एक ऐसा इक्वेशन निकाल के दे दे जो इक्वेशन इस पूरे के पूरे ग्राफ के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाए। तो देखो प्लैंक को हेल्प क्या है, अगर हम लोग देखें प्लैंक्स कंट्रीब्यूशन, तो प्लैंक कंट्रीब्यूशन को अगर देखते हैं तो इसके अंदर में हमारे पास पहले रेले और जीन की दोनों कंट्रीब्यूशन जो हैं, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन से ही ये डिराइव्ड बात है। तो रेले जीन के हिसाब से क्या है, रेले जीन्स के हिसाब से है कि I इज इक्वल टू 8 पाई KT अपॉन लैम्डा की पावर 4। और वीन के हिसाब से क्या है, तो वीन के हिसाब से है I इज इक्वल टू
a अपॉन लैम्डा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल माइनस b डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू टी। तो ये दो इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये अपने अलग अलग रीजन में फिट बैठते हैं। तो जो रेले जीन वाला है ये लॉन्गर वेवलेंथ पे फिट बैठता है और जो वीन वाला है वो स्मॉलर वेवलेंथ पे फिट बैठता है। तो प्लैंक का इक्वेशन जो होना चाहिए, प्लैंक का इक्वेशन ऐसा होना चाहिए I बराबर समथिंग जिसमें कि अगर हम लोग लैम्डा की छोटी वैल्यू डालें तो वो इस टाइप का नेचर शो करना शुरू कर दे, और अगर हम लोग लैम्डा की बड़ी वैल्यू डालें तो वो इस टाइप का नेचर दिखाना शुरू कर दे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्लैंक ने जो इक्वेशन निकाला था वो इक्वेशन देखो इस फॉर्मेट का था। ऐसा वीन के जैसा तो दिखना ही चाहिए, तो शुरुआत वहीं से हो जाती है। वो है a डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर 5। ये है, देखो इधर इसमें भी लैम्डा की पावर 4 है, तो इसीलिए लैम्डा की पावर 5 के जैसा टर्म आने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इसका एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस बी अपॉन लैम्डा टी है, अब तो इसी को इसने जब डिनोमिनेटर में लिखा तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले ये तो प्लस बी अपॉन लैम्डा टी तो होगा ही, उसके बाद उसने एक टर्म उसके में एक्स्ट्रा है वो है -1। तो ये है प्लैंक के द्वारा दिया गया इक्वेशन जो कि उस ग्राफ के ऊपर हम लोग फिट करते हैं। अब देखो देखने में क्या लग रहा है कि सिर्फ एक -1 ही तो ऐड किया गया है, लेकिन इस छोटे से -1 के चलते, इस छोटे से -1 की वजह से पूरा का पूरा जो इक्वेशन है कंप्लीटली चेंज हो गया है। इतना चेंज हो गया है कि अब वो एक्सपेरिमेंटली जो ग्राफ है उसके ऊपर बिल्कुल ठीक फिट बैठता है। अब और इसके अंदर में अगर हम लोग लैम्डा की बहुत छोटी वैल्यू डालते हैं तो वो इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा, और जब लैम्डा की बड़ी वैल्यू डालेंगे तो वो इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है जो मैंने मैथमेटिकल पार्ट वाले वीडियो में इसको बनाया हुआ है। अभी मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरीके से ये इन दोनों प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेता है। अब वीन वाले के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके साथ थी तो वो थी रेले जीन्स की, जो अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी है। वो अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कोई टूल था ही नहीं। तो जो ये प्लैंक का इक्वेशन है, प्लैंक का इक्वेशन किस तरीके से इस अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी को हैंडल करता है, ये हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस पूरे डिस्कशन का, कि कैसे उसे ये इक्वेशन लाने के लिए एक न्यू आइडिया की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों ओल्ड क्लासिकल जो हमारे पास थ्योरी ऑलरेडी बना हुआ है उस थ्योरी के बेस पे इन्होंने अपना फॉर्मुलेशन दिया है, और यहां पर जो होगा, यहां पर हमें उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक नई थ्योरी देने की जरूरत पड़ेगी। इसी के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगा और उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी बनाएंगे। ऊपर वाले दोनों के साथ क्या है कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड थ्योरी है उस थ्योरी के बेसिस पे ही बाकी जो ऑब्जर्वेशन आया उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत हद तक सफल हुए, लेकिन कहीं पर ऐसा प्रॉब्लम था जो ये दोनों भी मिलके एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो यहां पर हमें नए आइडिया की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्लैंक ने क्या वो नया आइडिया दिया। तो अभी हम लोग हमने यहां पर सिर्फ इक्वेशन लिखा है कि वो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कैसे आया है ये मैथमेटिकल वीडियो में, इक्वेशन क्या है और कैसे एक्सप्लेन करता है ये हम लोग इस वीडियो में ही समझ जाएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कि अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी के प्रॉब्लम को ये कैसे हैंडल करता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग प्लैंक का स्टेटमेंट देखते हैं और देखते हैं कि उस स्टेटमेंट के बेसिस पे किस तरीके से वो इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लेता है और इस तरफ वाले को भी हैंडल कर लेता है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। तो रेले जीन्स का फॉर्मूला बेस्ड किसके ऊपर था, इक्विपार्टीशन के ऊपर। ठीक है, रेले जीन्स का फॉर्मूला बेस्ड था इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल के साथ रिजेंबल करवाते हुए। वीन का जो फॉर्मूला था, वीन का फॉर्मूला था वो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
थ्योरी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, और ये दोनों के दोनों थ्योरी जो हैं ये प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी हैं, और इस थ्योरी के हेल्प से ही हम लोग क्या चाह रहे थे कि हम उस ग्राफ को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ग्राफ को एक्सप्लेन कर लें। और जब एक्सप्लेन नहीं हुआ तो प्लैंक आते हैं। अब एक बात याद करो जो मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोली थी, क्या कि हमारा काम यह है कि जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दी जाए। ये हमारा काम नहीं है कि जो थ्योरी है एकदम बिल्कुल वो हर ऑब्जर्वेशन पे फिट बैठे ही, क्योंकि ऑब्जर्वेशन सही होगा हमेशा और हमेशा। मतलब एक आदमी नहीं कर रहा ना, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, एक आदमी का गलत हो सकता है, लेकिन बार बार सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास सही है जो ऑब्जर्व हो रहा है। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी है, हो सकता है कि पुरानी थ्योरी का ये लिमिटेशन हो कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जिस तरीके से न्यूटन्स लॉ हाई स्पीड पे वैलिड नहीं हो जाता है, उसी तरीके से इन दोनों थ्योरी के साथ क्या दिक्कत थी कि एक एंड तक फिट बैठ रहा था और दूसरा वाला दूसरे एंड तक, एक शॉर्टर वेवलेंथ तक और दूसरा लॉन्गर वेवलेंथ तक। तो प्लैंक ने बोला कि भाई जो आप आइडिया फिट कर रहे हैं, जो इक्विपार्टीशन का फिट कर रहे हैं, या फिर जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का आइडिया फिट कर रहे हैं, उस आइडिया में ही प्रॉब्लम है, उस आइडिया में प्रॉब्लम है। अब जब आइडिया में प्रॉब्लम है तो भाई नया आइडिया दो, और तुम्हारा तुम जो नया आइडिया दोगे तो उस नया आइडिया से हर चीज जस्टिफाई होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि कोई बिल्कुल नया आइडिया दे दिया, हवा में तीर मार दिया, उसकी बात मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। प्लैंक ने आइडिया भी दिया और उस आइडिया के पीछे का एक्सप्लेनेशन भी दिया और उसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी दिया। ठीक है, तो हम लोग इसका देखते हैं कि उसने क्या आइडिया था। तो सबसे पहले प्लैंक का क्या कहना था? प्लैंक का ये कहना था कि भाई आप क्या मानते आ रहे हो कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब रेले जीन्स वाले में तो क्या था कि अब चाहे कितनी भी फ्रीक्वेंसी हो, हम हर फ्रीक्वेंसी को बराबर बराबर अमाउंट में एनर्जी का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, क्योंकि इक्विपार्टीशन के हिसाब से क्या था कि जितने भी फ्रीक्वेंसी है सबको बराबर 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 एनर्जी आप बांट दो। लेकिन प्लैंक ने क्या कहा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन, अब जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर दी, इसका मतलब इट इंक्लूड्स लाइट, इंक्लूडिंग लाइट। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट्स इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, यानी अलग अलग पैकेट के फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग क्या नाम कहते हैं? क्वांटा। एक पैकेट को नाम दिया जाता है क्वांटा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, और हर एक पैकेट का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा विथ एनर्जी ऑफ ईच पैकेट बीइंग proportional to its frequency। यानी अब हमने ऑसिलेटर की बात करी थी, यानी जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहां से भी निकल रहा है वहां पे ऑसिलेटर होंगे और उस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। अब उसी फ्रीक्वेंसी के एक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होगी, उस ऑसिलेटर की एनर्जी उसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। अभी तक इक्विपार्टीशन के हिसाब से हमने सबको बराबर बराबर एनर्जी बांट दी थी। ठीक है, हमने सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी वहां पर अलाउ कर दी थी। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि एनर्जी जो होगी वो पैकेट्स के फॉर्म में होगी, और अगर एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होगी और एक पैकेट का जो एनर्जी है उसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, तो मान लो एक पैकेट लेते हैं, पैकेट नंबर 1। तो जो पैकेट नंबर 1 है इसकी एनर्जी है, इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, तो अपना कुछ कांस्टेंट लगा देते हैं जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं भाई। तो P1 की जो एनर्जी हो जाएगी वो होगी h इंटू न्यू। ऐसा एक और ले आते हैं,
तो एक और अगर हम लोग पैकेट ले आए पैकेट 2, तो उस मान लेते हैं पैकेट 2 का भी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी वो सेम ही है, तो उसका भी एनर्जी इतना होगा। तो अब टोटल एनर्जी कितना है इसके पास, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू प्लस एच न्यू। अब अगर 3 होता तो एक और एच न्यू, 4 होता एक और एच न्यू, यानी जो एनर्जी निकल के आ रही है वो n टाइम्स एच न्यू बन के आ रही है, जहां पे n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरीके से। n इक्वल टू 0 नहीं लिख रहा हूं, मतलब 0 अगर है मतलब वहां पर एनर्जी है ही नहीं, तो उस चीज के बारे में बात हम लोग नहीं कर। तो यानी एनर्जी जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू के मल्टीपल में मिल रहा है, यानी अगर हम लोग चाहें 1.5 एच न्यू, तो उस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग उस फ्रीक्वेंसी वाला पैकेट कभी भी 1.5 एच न्यू का एनर्जी शो कर ही नहीं सकता। अगर हमारे पास न्यू फ्रीक्वेंसी की कोई एक वेव पैकेट है, तो वो वेव पैकेट या तो एच न्यू एनर्जी हमें दे सकता है, या 2 एच न्यू एनर्जी कंट्रीब्यूट कर सकता है, या 3 एच न्यू एनर्जी कंट्रीब्यूट कर सकता है। कभी भी वो 1.5 एच न्यू वाला एनर्जी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। हाँ, अगर हमें लोअर एनर्जी वाले के बारे में बात करना है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। यानी ये क्या कह रहा है, एनर्जी जो प्रोपोर्शनल है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब इस आइडिया से ये जो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी वाला प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होता है, सबसे बड़ी बात यही होती है, क्योंकि दिक्कत क्या थी, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी सॉल्व होना चाहिए। तो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी क्यों अराइज हो रहा था, वो इस वजह से अराइज हो रहा था क्योंकि हमने वहां पर इक्वी पार्टीशन लगाया और हर एक टाइप के हर एक फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर को बराबर एनर्जी कंट्रीब्यूशन दिया था। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि जो हायर फ्रीक्वेंसी वाला होगा उसका एनर्जी ज्यादा है, जो लोअर फ्रीक्वेंसी वाली है उसकी एनर्जी कम है। तो एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ के हेल्प से उसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि कैसे क्लासिकल तरीके से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है और कैसे प्लैंक के आइडिया से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है, और वहीं पे हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्लैंक जो है वो उस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि भाई आप हायर फ्रीक्वेंसी के ज्यादा ऑसिलेटर रख ही नहीं सकते, और अगर आपके पास ऑसिलेटर ज्यादा नहीं रहेगा तो उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा नहीं आएगी। तो इसको एक ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से प्लैंक का आइडिया इस अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी को सॉल्व करता है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में देखो एक्सिस पहले बनाते हैं। तो एक्सिस में सबसे पहले जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस में हम लोग लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो वाई एक्सिस में लिखते हैं, वाई एक्सिस में हम लोग लिखते हैं एनर्जी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एनर्जी का ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है, बहुत कुछ ज्यादा कलाकार इसमें काम नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी अपना आर्बिट्ररी यूनिट ले लेते हैं, अभी हमें यूनिट से कोई खास मतलब नहीं, 1 2 3 4 ले लेते हैं, आसान रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत है इतना फ्रीक्वेंसी, 2 4 में अपना समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ से हमें ये मतलब है कि राइट साइड में हाई फ्रीक्वेंसी, लेफ्ट साइड में लो फ्रीक्वेंसी पड़ेगी। अब देखो, जो हमारे पास क्लासिकल थ्योरी है, जो अपना इक्वी पार्टीशन है या बाकी सब चीजें हैं, वो क्या कह रहा था कि चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, वहां से हम लोग सारी वैल्यू ऑफ एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, क्योंकि अभी तक प्लैंक का आइडिया तो है नहीं। प्लैंक ने बोला था कि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। ठीक है, लेकिन अभी तक हमें वो नहीं पता। अभी तक हमें क्या है कि चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, वहां से एनर्जी की कोई भी वैल्यू बनाई जा सकती। यानी अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो भी हम लोग ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी बना सकते हैं। तो एनर्जी मैंने जब लेफ्ट वाई कोऑर्डिनेट पे लिखा है, तो फ्रीक्वेंसी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑल पॉसिबल एनर्जी है।
तो जब ऑल पॉसिबल एनर्जी है तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी 2 के भी कोरस्पॉन्डिंग ऑल पॉसिबल एनर्जी, तो इधर भी ग्राफ ऐसा आ जाएगा। और सिमिलरली 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी और 7 में, यानी सबके कोरस्पॉन्डिंग सारी एनर्जी की वैल्यू अलाउड। ठीक है, अब प्लैंक के हिसाब से एनर्जी कैसा है? प्लैंक के हिसाब से E इज इक्वल टू n टाइम्स h न्यू। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो फ्रीक्वेंसी 1 है तो और n इज इक्वल टू भी 1 है। ठीक है, तो यहां पर मान लो इतनी एनर्जी अलाउ n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी तो हमारे पास अलाउड एनर्जी कुछ इतना होगा, मिनिमम n इक्वल टू 1 पुट करके देख रहे हैं। तो n इक्वल टू 1 पे अगर फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम, n इक्वल टू 1 पे ही फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी भी ज्यादा। सिमिलरली ये ऊपर, ये और ऊपर, ये और ऊपर, ये और ऊपर, यानी अगर फ्रीक्वेंसी 7 है तो वहां पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी पॉसिबल जो है वो इसके बराबर है। n इक्वल टू 6 है तो इसके बराबर, n इक्वल टू 5 इसके बराबर, इस तरीके से। अब n बराबर 2 पुट करते हैं, तो n बराबर 2 पुट करेंगे तो इसमें n इक्वल टू 2 पुट करने पे कुछ यहां पे एनर्जी आएगी, जब इसमें पुट करेंगे तो कुछ यहां पे आएगी, जब इसमें पुट करेंगे तो कुछ यहां आएगी, इसमें पुट करेंगे यहां आएगी, इसमें पुट करेंगे और ऊपर, इसमें और ऊपर, इसमें और ऊपर। अब इसको मैं कंटिन्यूअस नहीं बना रहा, कंटिन्यूअस पिछला ग्राफ मैंने कंटिन्यूअस ड्रॉ किया था क्योंकि वहां सारी वैल्यू ऑफ एनर्जी अलाउड थी। इस ग्राफ को मैं कंटिन्यूअस नहीं बना सकता क्योंकि इसने बोला है कि एनर्जी जो है वो इसके इंटीजर मल्टीपल में ही होगा, यानी अगर h न्यू है तो फिर 2h न्यू आएगा, 1.5 न्यू या 1.4 का कोई सिचुएशन नहीं है हमारे पास। अब इसी तरीके से अगर n इक्वल टू 3 रखें तो यहां पे n इक्वल टू 4 रखें तो इसके पास क्या हो जाएगा, अलग अलग n की वैल्यू अगर पुट करते जाएं तो यहां पर एनर्जी जो है अपना क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां पर जो एनर्जी है वो थोड़ा दूर दूर में डिस्ट्रीब्यूट होगी कि इसके पास ये फ्रीक्वेंसी की इस एनर्जी की, इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग इतने एनर्जी की वैल्यूज ही पॉसिबल हैं। यहां पे कुछ ऐसा, यहां पे कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ ऐसा और यहाँ पे कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये तो हमने ड्रॉ क्या कर दिया कि अलाउड वैल्यूज कौन कौन सी हैं। अब क्या करते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी जो है वो तो फाइनाइट है। तो जब एनर्जी फाइनाइट है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एनर्जी का एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि भाई देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए किस फ्रीक्वेंसी के कितने ऑसिलेटर्स अलाउड हो सकते हैं। तो जैसे ये वो एनर्जी है जो मैंने ड्रॉ कर दिया, इस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो इक्विपार्टीशन है, इक्विपार्टीशन क्या कहता था कि भाई ये है एवरेज एनर्जी, तो हर एक फ्रीक्वेंसी का जो ऑसिलेटर होगा उसका कंट्रीब्यूशन इसमें बराबर बराबर होगा। अब देखो जैसे ही मैंने ये फिक्स कर दी तो इसमें अगर फ्रीक्वेंसी कम वाले तो उसकी ज्यादा नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स अलाउड है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाले की बात करें तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता चला जाएगा नंबर ऑफ हाई एनर्जी ऑसिलेटर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द एनर्जी विल डिक्रीज। वो लिमिट हो जा रहा है एक लेवल के बाद। जैसे यहां पे 2 मैंने बनाया, कोई अगर हायर एनर्जी लेते तो 3 पे लिमिट हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी इस आइडिया को सिर्फ लगा देने से क्या हुआ कि नंबर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स कंट्रीब्यूटिंग टू टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज लिमिटेड। अभी तक दिक्कत क्या थी
कि हर एक फ्रीक्वेंसी बराबर बराबर अमाउंट से अपना निकल सकता था, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। अब क्या रेस्ट्रिक्शन आ गया कि अगर आपकी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कम है तो वैसे वैसे बहुत सारे ऑसिलेटर वहां पर एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जो ऑसिलेटर है वो कंट्रीब्यूट कम करेगा, यानी इट हैज पुट एन अपर बाउंड टू द नंबर ऑफ ऑसिलेटर। और रेले जीन्स वाले में यही प्रॉब्लम हो रही थी कि हाई एनर्जी वाले ऑसिलेटर बढ़ते चले जा रहे थे, उनको भी अपना खूब सारा एनर्जी मिल रहा था। अब हाई एनर्जी वाले ऑसिलेटर जैसे ही कम हो गए, यानी हमने एक अपर बाउंड उसके ऊपर लगा दिया कि इससे ज्यादा ऑसिलेटर्स नहीं हो सकते। और जब तुम्हारे पास ऑसिलेटर ही उतने नहीं हैं तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा कैसे आ सकती है? भाई ऑसिलेटर ज्यादा होंगे तब तो उसकी उस टाइप की फ्रीक्वेंसी वो बहुत सारे रेडिएट करेगा। जितनी फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर की उतनी फ्रीक्वेंसी वो रेडिएट कर रहा है। अब वैसे वैसे ऑसिलेटर हैं ही गिनती में कम, तो जब गिनती में कम है तो उसकी जो इंटेंसिटी निकल के आएगी वो कम निकल के आएगी, यानी उसकी इंटेंसिटी पे हमने लिमिटेशन लगा दी। अब जो लो एनर्जी वाले, लो फ्रीक्वेंसी वाले हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले अलाउड बहुत सारे हैं, अलाउड बहुत सारे हैं, लेकिन होंगे कितने वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। अब अपर वाले जो है हाई फ्रीक्वेंसी वाले वो अलाउड ही नहीं है, और जब अलाउड ही नहीं है तो दिक्कत क्या है कि ये जो प्रॉब्लम उसके साथ निकल के आ रही थी कि इनका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, ये है अलाउड ही नहीं है तो ये इतने होंगे ही नहीं, और होंगे ही नहीं तो वो जो मेन इंटेंसिटी का प्रॉब्लम था कि हाई फ्रीक्वेंसी वालों की भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा आ रही थी, उस प्रॉब्लम को इसने शॉर्ट आउट कर दिया। इस तरीके से जो अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी है, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी को ये एड्रेस कर दे रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक छोटा सा आइडिया था, छोटा सा आइडिया क्या था कि एनर्जी की सारी वैल्यूज अलाउड नहीं होंगी, एनर्जी जो है उस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा और वो उसके इंटीजर मल्टीपल में ही होगा। यानी जिस एनर्जी को हम लोग अभी तक कंटिन्यूअस समझते आ रहे थे उस एनर्जी को प्लैंक ने क्या कह दिया कि ये एक पैकेट्स के फॉर्म में है, बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स से मिलके किसी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी जो है वो बन रही है। यानी E इज इक्वल टू N इंटू H इंटू न्यू, यानी एनर्जी जो आ गई वो अब डिस्क्रीट हो गई। इसके पहले तक क्लासिकल फिजिक्स क्या कह रहा था कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि सारी वैल्यूज अलाउड हो रही थी इसके अंदर में, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे सारी वैल्यूज अलाउड हो रही थी एनर्जी की। लेकिन ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी ही अलाउड होंगी, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो अलाउड नहीं होंगी। और जैसे ही अलाउड नहीं है हाई फ्रीक्वेंसी वाले की इंटेंसिटी का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया। तो ये जो वो ग्राफिकल एनालिसिस है, ये ग्राफिकल एनालिसिस हमें नॉर्मली किताबों में देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो ग्राफिकल एनालिसिस है ये हमें बता रहा है कि छोटे वाले तो बहुत सारे अलाउड हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले बहुत सारे अलाउड हैं, हाइयर फ्रीक्वेंसी वाले बहुत कम अलाउड हैं। हाई फ्रीक्वेंसी बोल लूं या स्मॉल लैम्डा बोल लूं, कंफ्यूज नहीं होना है इसके साथ। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले बहुत कम अलाउड होंगे। तो अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी को इसने अवॉइड कर दिया एक छोटे से एजम्पशन को लेके, और उस एजम्पशन के बेसिस पे ही आगे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। अब इस हाइपोथेसिस के बेसिस पे कैसे प्लैंक ने वो इक्वेशन डिराइव किया था, तो उस इक्वेशन को डिराइव करने के पीछे का जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो मैथमेटिक्स वाले वीडियो में है, जिस पार्ट में सिर्फ मेजरली मैथमेटिक्स ही डिस्कस करा हुआ है। यहां पर मैंने कोशिश करी है कि आपको इसका जो फिजिकल एस्पेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी को एड्रेस कर दिया सिंपल एक आर्गुमेंट देके कि भाई एनर्जी जो होगी वो पैकेट्स में आएगी, एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं आएगी। और यहीं से क्वांटा की शुरुआत होती है और फिर आगे क्वांटम मैकेनिक्स की धीरे धीरे आगे स्थापना होती है। तो और एक बात कि प्लैंक ने ये चीज पेश कर दिया था, लेकिन बहुत ज्यादा उस टाइम लोग उसको मानने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। इतना नया आइडिया था कि उसको मानने के लिए रेडी हो नहीं रहे थे। लेकिन अगले वीडियो में जो एक तो मैथमेटिकल वाली वीडियो है, उसके बाद
हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी जब सेम आइडिया की जरूरत पड़ गई और वहां पर आइंस्टाइन आए हुए थे, तो तब जाके इस आइडिया को बहुत ज्यादा हेल्प मिला और उसके बाद तो फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल आगे की तरफ दौड़ पड़ा। तो ये एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों मिलके हमारे क्वांटम की तरफ, जो हम लोग प्री क्वांटम एरा में जी रहे थे जहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स के हेल्प से सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वो फेल हो गया तो वहां की बातों को क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। यानी अब हमें उस कंटिन्यूटी के टर्म में नहीं सोचना है, अब हमें कैसे सोचना है, तो डिस्क्रीट पैकेट्स के टर्म में, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हमें सोचना है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का डिस्कशन। और ध्यान रखेंगे कि हम लोग सारे, जैसे अगले वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो बिल्कुल मैथमेटिकल जो डिडक्शंस है वो सारे मैथमेटिकल डिडक्शन एक ही वीडियो के अंदर में, एक टॉपिक छोटा सा है, छोटे टॉपिक के अंदर में ही सारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे, और उसका जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक थोड़ा सा ऐसा टॉपिक था जिस टॉपिक के ऊपर नॉर्मली हमें देखने को मिलता नहीं है चीजें, बस कुछ किताबों में छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है कि कैसे प्लैंक ने जब वो बोला तो किस तरीके से वो इस चीज को एक्सप्लेन कर पाया। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर पाया हूं कि कैसे प्लैंक के एक हाइपोथेसिस ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हायर फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स आपके पास होंगे ही नहीं, और जब आपके पास ऑसिलेटर ही नहीं होंगे तो उसका जो इंटेंसिटी है वो हाई आ ही नहीं सकता। तो एक मैक्सिमा को रीच करने के बाद उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज करते ही जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड पूरा का पूरा दूसरी वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग जो अपनी इसके बाद वाली होगी उसके अंदर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो आज की पढ़ी हुई चीज है इन दोनों को कंबाइन करके उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो डेवलप होगा एटम्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कैसे बाकी एटम की स्ट्रक्चर्स निकल के आएंगे, कहाँ पर वो फेल करेंगे, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैंने शुरुआत करी है क्वांटम मैकेनिक्स से, और इस तरीके से एक एक चैप्टर को हम लोग हैंडल करते हुए जाएंगे और पूरी केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी डेप्थ, इसी यूनिकनेस के साथ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली हमें बुक को पढ़ के नहीं मिल के आती है, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से ताकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी बहुत आराम से क्लियर कर पाएँ और हम लोग इंटरव्यूज हैं उनको भी क्लियर कर पाएं। तो अभी तो चूंकि ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, इसीलिए इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के ऊपर ध्यान दिया। अब इससे क्वेश्चंस ज़्यादा डायरेक्टली नहीं बन सकते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी था आगे आने वाले चीज़ों के लिए। तो जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे जिसमें हमारे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, तो उनके हम लोग क्वेश्चंस को भी सीखेंगे, कैसे जल्दी करना है वो भी सीखेंगे, और क्या सही अप्रोच होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कहाँ हम लोग एरर करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इस वीडियो को इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपको बेनिफिट मिला है इस टॉपिक के साथ, तो आप बाकी लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। कोई भी क्वेरीज हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में डालें, लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के यूनिक वीडियोस और पूरा इन डेप्थ एनालिसिस के साथ वीडियोस आपके पास आते रहें। धन्यवाद।